तो नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर यानी कि टर्मिनोलॉजी है वो है प्राइस टू सेल रेशो। ठीक है, ये वैल्यूएशन रेशो है, प्राइस टू सेल रेशो। और कहा देखो, आप जितने भी रेशोज देखेंगे ना उसमें एक चीज याद रखना, कौन किस जगह ज्यादा काम आता है उसको याद रखना। जैसे प्राइस टू सेल रेशो का मैं आपको बता रहा हूं कि कितना दैट मेजर द प्राइस इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे ऑफ ईच रुपीज ऑफ सेल, यानी कि 1 रुपए ईच रुपीज ऑफ सेल के बदले में इन्वेस्टर कितना प्राइस देने को तैयार है। तो करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एनुअल नेट सेल पर शेयर, ठीक है, या मार्केट कैप डिवाइडेड बाय एनुअल नेट सेल। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और कंपनी, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि एक कंपनी जिसकी एनुअल नेट सेल कितनी है, 1 करोड़ की, आउटस्टैंडिंग शेयर है 10 लैक्स, करंट मार्केट प्राइस क्या है, 40 रुपीज। तो एनुअल नेट सेल पर शेयर कितना हुआ, 10 रुपए। और प्राइस टू सेल रेशो कितना हुआ, मार्केट कैप हुआ 1 करोड़, और 10 रुपए हुआ एनुअल नेट सेल पर शेयर, तो 4 रुपए आता है प्राइस टू सेल रेशो। ये इसका फॉर्मूला है। देखो जितने भी फॉर्मूले है ना उसको अच्छे से देखना, यानी कि उसको याद करने की कोशिश करना, उसको समझने का कोशिश करना, यानी कि फुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आएगा ना तो फिर वहां पे दिक्कत आता है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चंस में जब क्वेश्चन आता है, जब भी इस रेशो से रिलेटेड, तो लोगों को फॉर्मूले याद नहीं होते, या कंफ्यूजन के कारण वो एग्जाम के टाइम में अपन भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो कंपनी विथ लोअर पीएस रेशो, जिसका लोअर पीएस रेशो रिलेटिव टू पीयर्स इंडिकेट स्टॉक इज रिलेटिव अंडर वैल्यू। ठीक है, जिसका लो होगा प्राइस टू सेल रेशोज, वो अंडर वैल्यू है। ठीक है, ऐसी कंपनीज जिसमें फ्यूचर प्रॉफिट पोटेंशियल दिख रहा है एंड द लेवल ऑफ फिनेंशियल एंड अदर रिस्क, ठीक है, कैन रिजल्ट इन मार्केट असाइनिंग अ प्रीमियम डिस्काउंट कंपेयर टू इट्स पीयर, इट्स पीयर्स, यानी कि पीयर्स मीन्स क्या होता है, कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, कंपनी को आपको दिख रहा है कि फ्यूचर प्रॉफिट पोटेंशियल है, ठीक है, तो उसका फिनेंशियल लेवल कैसा है, उसमें रिस्क कैसे है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रीमियम और डिस्काउंट में रखा जाता है। ठीक है, एज कंपेयर टू उनके कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, देखो, अ ड्रॉप इन रेवेन्यू ग्रोथ विल बी हाई रिस्क फॉर दिस स्टॉक। रेवेन्यू ग्रोथ ड्रॉप नहीं होने की, ठीक है, तो द पीएस रेशो शुड बी यूज अलोंग विद अदर डेटा, यानी कि अदर डेटा कंपेयर टू सिमिलर कंपनी इन द इंडस्ट्री बिफोर मेकिंग अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो केवल एक रेशो के भरोसे तो कोई नहीं ले सकता। ठीक है, लेकिन आप कंपेयर किससे करेंगे, सिमिलर कंपनी इन इंडस्ट्री। ठीक है, सेम इंडस्ट्री में बाकी का प्राइस टू सेल रेशो क्या है, ठीक है, क्या वो लॉस में है कि प्रॉफिट में है, उन उसमें कितना क्या रिस्क है, फिनेंशियल लेवल कैसा है। ठीक है, और प्राइस टू सेल रेशो किसके लिए काम आता है, ऐसी कंपनी जो टेम्पोररी यानी कि कुछ समय के लिए निगेटिव प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है, ओके, ऐसी कंपनी जो लॉस में चल रही है, निगेटिव प्रॉफिट में चल रही है, तो उसके लिए प्राइस टू सेल रेशो यूज किया जाता है। ठीक है, अर्निंग बेस्ड मल्टीपल तो मीनिंगलेस है ऐसी कंपनीज में, है ना। नेक्स्ट होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज रेशो टू फाइंड रिलेटिव प्राइस रिलेटिव टू द वैल्यू। द प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ कंपनी करंट मार्केट प्राइस से ऑफ इट्स इक्विटी शेयर, और उसकी बुक वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, नेटवर्थ को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर पे, तो प्राइस टू बुक वैल्यू आता है।
और प्राइस टू बुक वैल्यू कहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होता है? द बुक वैल्यू पर शेयर इज द अकाउंटिंग वैल्यू इन द बुक ऑफ द कंपनी, ठीक है। आ- जैसे किसी की बुक वैल्यू लिखी गई है, लेकिन अगर उसकी रियल वैल्यू क्या है ये आपको नहीं पता है। जब आप उसको सेल करोगे या फिर उसको कैश करोगे, तो हो सकता है कि आपको कम पैसे मिले या ठीक है सही पैसे मिल जाए। तो ये एक तरीके से नेटवर्थ भी शो करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस क्या है प्राइस टू बुक वैल्यू का? कि नंबर जो मोस्ट असेट्स ऑन द बुक ऑफ द कंपनी, उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है, नॉट देयर रियलाइजेबल और लिक्विडेशन वैल्यू, ठीक है। तो इन अ कंपनी विच हैज बीन बिल्डिंग रिजर्व फॉर सस्टेन प्रॉफिट, द बुक वैल्यू इज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर ऑफ वैल्यू, ठीक है। और बुक वैल्यू कंसिडर नेटवर्थ ऑफ कंपनी, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। जैसे इसको एक एग्जांपल समझिएगा कि इक्विटी कैपिटल है किसी का 10 लाख, रिजर्व ऑन सरप्लस है 50, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है 6 लाख, करंट मार्केट प्राइस है 20। तो नेटवर्थ कितना हुआ? इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस टोटल 60 लाख हुआ, और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है 6 लाख, तो 10 रुपीज आया उसका, ठीक है। 10 रुपीज क्या आया? बुक वैल्यू, ठीक है। और प्राइस क्या चल रहा है उसका? 20। तो 20 को डिवाइड किए बुक वैल्यू से, तो आया 2x। तो प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ दिस कंपनी वुड बी 2 टाइम्स, ठीक है। तो आप देखना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो लेस देन 1 है, प्राइस टू बुक वैल्यू लेस देन 1 है, तो कंपनी किस में ट्रेड हो रहा है? बिलो इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। तो स्टॉक क्या होगा? अंडर वैल्यू होगा, ठीक है। एक दिमाग में तो ये क्वेश्चन आता है कि मार्केट प्राइस उस शेयर का बुक वैल्यू से कम क्यों है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पुअर इन्वेस्टमेंट हो गया होगा या कुछ भी रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो सभी कंपनी जिसके बुक वैल्यू 1 से लेस है, 1 से कम है, तो वो सब वैल्यू बाय नहीं होगा, ठीक है। फिर वही चीज लिखा है कि इन्वेस्टर शुड नॉट रिलाई ओनली ऑन प्राइस टू बुक वैल्यू फॉर देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। बाकी के भी चीजें आपको देखनी है स्टॉक के बारे में। प्राइस टू बुक वैल्यू किसके लिए इंपॉर्टेंट है? प्राइस टू बुक वैल्यू यूजफुल मेजर टू वैल्यू स्टॉक जहां पे अर्निंग आर निगेटिव, एस एंड मोर वाइडली यूज पी रेशो इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और ऐसी कंपनी के लिए ये कंपैरिजन कर सकते हैं जिसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट है, ठीक है। इट ऑल्सो गुड्स मेजर टू वैल्यू स्टॉक ऑफ कंपनी। तो किसमें किसमें? बैंकिंग एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए प्राइस टू बुक वैल्यू सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बैलेंस शीट में उनकी जो लाइबिलिटी एसेट्स होती है, मॉनिटरी एसेट्स रहते हैं, वो मैक्सिमम आप देखोगे तो मार्केट प्राइस पे ही रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑल क्लियर? देखो, ये जितनी चीजें हैं मैं बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ, उसका रीजन क्या है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझते जाए। ऐसा ना हो कि मैं 1 घंटे 2 घंटे आपको पढ़ा दिया एक दिन में, तो आपको रिवीजन का भी टाइम नहीं मिला। तो ये नहीं करना है अपने को प्रॉपर समझते हुए जाना है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, स्लोली स्लोली इस चैप्टर को कंप्लीट करिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कहाँ पे दिक्कत होती है? सेम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, या उसकी टर्मिनोलॉजी, या कौन सा रेशो किस इंडस्ट्री के लिए ज्यादा हेल्पफुल है, उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है तो क्या वो अंडर वैल्यू है कि ओवर वैल्यू है, ये सब चीजें कंफ्यूज करती है। तो अगर आप चाहो तो अपने शब्दों में उसको नोट्स भी बना सकते हो, जैसे आपने प्रिंट आउट लिया हो तो साइड में लिखते जाओ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट होता है डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। नॉर्मल शेयर की तरह होता है डीवीआर, लेकिन उसमें वोटिंग राइट नहीं होता है, कॉमन शेयर की तरह। आप कॉमन शेयर अपन खरीदते हैं ना, तो उसमें वोटिंग राइट होता है।
लेकिन डीवीआर में वोटिंग राइट नहीं होता है। तो ऐसे इन्वेस्टर जिनको कोई मतलब नहीं है वोटिंग राइट से, उनको चाहिए डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, तो वो वोटिंग राइट को यूज करते हैं, यानी कि नहीं चाहते वो। ठीक है, और नंबर ऑफ वोटिंग राइट भी डीवीआर में डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। ठीक है, डीवीआर आपने देखा होगा, सेपरेट कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है और डिस्काउंट में अवेलेबल होता है। ठीक है, कॉमन शेयर से थोड़ा कम पैसों में आपको अवेलेबल होता है। कंपनी एक्ट ने क्या डिफाइन किया है कि आप डीवीआर कब इशू कर सकते हो, जब आपने एटलीस्ट 10% डिविडेंड लास्ट 3 ईयर में दिया है। ठीक है, और सच शेयर सेल नॉट एक्सीड 25% ऑफ पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो दो आपने सुने होंगे डीवीआर इशूड है, एक है टाटा मोटर डीवीआर, और एक पेंटालून का नाम अभी भी आता है, लेकिन अब तो उसका कहीं आता पता नहीं है। तो टाटा मोटर्स और पेंटालून्स ने डीवीआर इशूड किए थे। ठीक है, और डीवीआर से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हमेशा याद रखना कि डिविडेंड एटलीस्ट 10% लास्ट ओवर द प्रिसीडिंग 3 ईयर। और कितना शेयर इशू कर सकते हैं, सच शेयर सेल नॉट एक्सीड 25%। पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनीज का 25% से ज्यादा, ठीक है, नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट जो है टर्मिनोलॉजी इन डेप्ट मार्केट। डेप यानी बॉन्ड्स, एक अगर आप ये समझ जाओ, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेप। ठीक है, तो डेप कैपिटल क्या होता है पहले समझ जाओ। डेप कैपिटल रिफर टू कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द लेंडर हु आर कीन टू कंपनसेट रेगुलरली इन द फॉर्म ऑफ प्री स्पेसिफाइड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा लेंडर्स जिसको रेगुलरली कंपनसेट इनकम चाहिए, यानी कि एक इंटरेस्ट रेट तय है, उतना पैसा उनको मिलते रहे। ठीक है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलरली मीन्स ईयरली, क्वार्टरली, जो भी जैसा आपने टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ था। ठीक है, और उनको और क्या चाहिए कि जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिटर्न हो जाए। ठीक है, डेट कैन बी क्रिएटेड बाय बोरोइंग फ्रॉम बैंक। ठीक है, एंड अदर इंस्टीट्यूशन और बाय इशूइंग डेट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी को 100 करोड़ रुपए बोरो करने हैं, तो वो क्या करेंगे, या तो पूरे 100 करोड़ वो बैंक से लोन ले लिए, या कुछ बैंक को मिला के उन्होंने उतना लोन ले लिया, और इट कैन एक्सेस लार्ज पूल्स ऑफ इन्वेस्टर बाय इशूइंग बॉन्ड, यानी कि इन्वेस्टर से भी ले सकते हैं बॉन्ड या डिबेंचर इशू करके। अगर उनको 100 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ डेप्ट सिक्योरिटी इशू कर दिए 100 रुपए के प्राइस। ठीक है, अगर आप 1000 रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो 10 सिक्योरिटीज मिल गई आपको। और उन सिक्योरिटीज में एक आपको लिखा रहेगा कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ईयरली मिलेगा कि क्वार्टरली मिलेगा, सभी चीजें उसमें मेंशन होंगी। तो कंपनी चाहे तो बैंक से ले सकती है, या तो बॉन्ड इशू करती है, या डिबेंचर्स इशू करती है। ठीक है, फेस वैल्यू उसकी कभी 100 भी होती है। तो डेप्ट सिक्योरिटी डिनोट अ कॉन्ट्रैक्ट, किसके बीच है डेप्ट सिक्योरिटी, दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक इशूअर मीन्स कंपनी, और लेंडर मीन इन्वेस्टर। ठीक है, जो अलाउ करता है इशूअर को कि ले भाई पैसे रख ले, लेकिन इसकी प्री डिटरमाइंड टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, दिस टर्म आर रिफर टू एज द फीचर ऑफ डेप्ट सिक्योरिटीज। जो टर्म है वही फीचर्स हैं। ठीक है, एंड इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल, कूपन, मैच्योरिटी ऑफ डेट, फ्रीक्वेंसी ऑफ कूपन पेमेंट एंड कोलेटरल, सभी उसमें मेंशन होगा। डेप्ट सिक्योरिटी क्या करता है, इन्वेस्टर को ग्रांट करता है कि आपको ग्रांट द राइट टू कूपन पेमेंट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट एज पर द डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि आपको पैसे कूपन भी मिलेगा मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट,
और प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे आपने आज 10 लाख रुपया लगाया, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल बाद जब आपका बॉन्ड मैच्योर हो गया तो आपको 5 लाख रुपए भी वापस मिलेंगे और पर ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मिलेगा। तो सम डेब्ट सिक्योरिटीज कॉल्ड सिक्योर्ड डेब्ट। सिक्योर्ड मीन्स इन्वेस्टर को राइट दे दिया जाता है असेट असेट ऑफ इशूइंग कंपनी। ठीक है, कोलेटरल जो बोलते हैं। अगर डिफॉल्ट किया आपने इंटरेस्ट या प्रिंसिपल में तो वो असेट्स को बेच दिया जाता है रीपे करने के लिए इन्वेस्टर्स को। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर जो अनसिक्योर्ड डेब्ट में इन्वेस्ट करते हैं उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। देखो इतने डिटेल में मैंने आपको समझाया। ये चीज आप समझिए कि आपको इक्विटी का कुछ कुछ चीजें पता है, लेकिन डेब्ट के बारे में अगर आप मार्केट में नए हैं, आप बिगिनर हैं, ठीक है, तो आपको डेब्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा, क्योंकि अपने यहाँ उतना कुछ शायद ही इस कोई ट्रेड भी करता होगा इसमें, या कोई इन्वेस्ट करते हैं तो बड़े प्लेयर ही करते हैं इसमें। ठीक है। डेब्ट सिक्योरिटी में भी प्राइवेटली प्लेस विथ अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर एंड ऑफर टू पब्लिक थ्रू अ पब्लिक इशू ऑफ द सिक्योरिटीज। यानी कि आपको डेब्ट सिक्योरिटी प्राइवेटली प्लेस भी होती है, यानी कि सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर से अपन ने पैसा ले लिया, या क्या करेंगे ये पब्लिक इशू करेंगे। ठीक है। और जो पब्लिक इशू होता है वो लिस्टेड होता है स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बीएससी या एनएससी में, तो वो ट्रेड भी कर सकते हैं। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज भी हेल्ड होती है मेच्योरिटी तक, लेकिन वो ट्रेड होती है ओवर द काउंटर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर फेस वैल्यू क्या होता है? अब जैसे अपन ने इक्विटी का देखा था, अब फेस वैल्यू क्या होता है डेब्ट का। ठीक है। एनी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी कंप्लीटली एक्सप्लेन विदाउट आंसरिंग हाउ मच बोरोइंग इट रिप्रेजेंट। कितनी बोरिंग कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैज द मनी बीन लेंट, कितने समय के लिए, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? फेस वैल्यू। ठीक है, रिप्रेजेंट हाउ मच लोन इज रिप्रेजेंटेड डेट डेट पेपर। एक नॉमिनल वैल्यू होती है डेट पेपर की, वही फेस वैल्यू होती है। तो कूपन पेमेंट भी जो मिलता है वो फेस वैल्यू के ही रेट पे मिलता है। ठीक है, परसेंटेज टर्म में। जैसे फेस वैल्यू 100 भी हो सकती है और 1000 भी हो सकती है, या कोई भी डिनोमिनेशन हो सकता है। ठीक है। तो कूपन रेट क्या होता है? देखो कूपन रेट, द रेगुलर फिक्स पेमेंट मेड ऑन द बॉन्ड और डेब्ट सिक्योरिटीज इज नोन एज कूपन रेट। ठीक है, जिसे एक्सप्रेस करते हैं फेस वैल्यू के परसेंटेज में। ठीक है। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी विद द इन्वेस्टर रिसीव एज अ इंटरेस्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यू एंड द कूपन रेट। ठीक है। ये भी एडवाइस किया जाता है नॉट टू रिफर कूपन रेट एज अ इंटरेस्ट रेट। ठीक है। इन फिनेंस प्रोफेशन बिकॉज इंटरेस्ट रेट रिफर टू द ब्रॉड मार्केट रेट विच बोरोइंग एंड लेंडिंग इज हैपनिंग। ठीक है। और जिसे कंट्रोल भी किया जाता है एज इट्स बेस लेवल इज कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है। तो इंटरेस्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फेस वैल्यू एंड द कूपन। ओके। तो फेस वैल्यू के परसेंटेज में ही कूपन रेट मिलता है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया है 8.24 GS 2018। तो 8.24 हुआ कूपन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो जीएस हो गया, मैच्योरिटी उसकी है 2018 की, फेस वैल्यू है 1000 रुपीज। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा पर ईयर? 82.4 रुपीज पर ईयर टिल मैच्योरिटी। लेकिन अगर कूपन सेमी एनुअली पेड हो रहा है तो 41.2 रुपीज एवरी 6 मंथ आपको मिलेगा। ठीक है। और जो लास्ट कूपन पेमेंट है वो प्रिंसिपल के साथ मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ वो मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है मैच्योरिटी, या जिसको अपन टेनोर भी बोलते हैं, टेन्योर भी बोलते हैं। ठीक है, टर्म टू मैच्योरिटी। जैसे ऊपर के बॉन्ड में आपने देखा कि यहाँ पे मैच्योरिटी कब है? 2018 की।
ठीक है। मैच्योरिटी आप सोचो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि एक सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर होता है जो बॉन्ड के प्राइस को और मार्केट रिस्क इन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट दोनों को लिंक होता है। ठीक है। जैसे बॉन्ड कैन बी इशू फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट टेन्योर, जैसे टी बिल्स, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इशू की जाती है वो कितने दिन के लिए होती है? 91, 182 और 364 डेज। और कुछ जो गवर्नमेंट के इश्यूज होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो 30 साल या 30 साल से ज्यादा के लिए भी इशू किए जाते हैं। ठीक है। कुछ बॉन्ड परपेचुअल होते हैं नेचर में। ठीक है। द टर्म टू मेच्योरिटी डेली रिड्यूस होती है विद ईच पासिंग डे, और फाइनली जीरो भी हो जाता है। ठीक है। जिस दिन बॉन्ड रिडीम होता है, तो ये याद रखिएगा, जितना बॉन्ड का टाइम यानी कि उसकी मैच्योरिटी का टाइम जितना ज्यादा होता है, ठीक है, और जितना कम होता है उसके अनुसार उसमें रिस्क भी होता है। ठीक है, मार्केट रिस्क। फिर है फेस वैल्यू। अभी तो फेस वैल्यू पढ़े थे क्या? फिर कुछ और लिखा है इन्होंने फेस वैल्यू के बारे में। द अमाउंट ऑफ बोरोइंग, फेस वैल्यू, बाय द इशूअर, रिप्रेजेंट बाय द सिक्योरिटी एंड द लीगल एबिलिटी। ठीक है। और दिस माइट बी इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच अ इन्वेस्टर मेड इफ बॉन्ड वाज इशू एट पर। अगर इशूड हो रही है, मान लीजिए 100 का फेस वैल्यू और 100 में ही इशू होगी, तो एट पर। ठीक है। लाइक अ टिपिकल लोन, प्रिंसिपल अमाउंट एंड रीपेड ऑन रिडेम्पशन। तो जब बॉन्ड स्टार्ट होता है मार्केट में ट्रेड होना, ठीक है, पब्लिक इशू हुआ तो बॉन्ड क्या होते हैं? मार्केट में ट्रेड होना शुरू हो जाते हैं। तो द प्राइस ऑफ द बॉन्ड स्टार्ट फ्लक्चुएटिंग। ठीक है। आपने कितने में खरीदा, वो भी डिफरेंट हो सकता है, फेस वैल्यू से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ठीक है। और उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने बॉन्ड को कितने में खरीदा। अगर मैच्योरिटी आ गई उसकी टाइमली, तो वो फेस वैल्यू पे ही मैच्योर होगा। अगर 100 का है फेस वैल्यू, मार्केट में ट्रेड 110 में हो रहा है, अगर उसकी मैच्योरिटी आ गई तो 110 में ही मैच्योर होगा, और सॉरी 100 में ही मैच्योर। ठीक है। नेक्स्ट होता है मार्केट प्राइस। तो एवरी बॉन्ड ट्रेडेड इन मार्केट एंजॉय मार्केट प्राइस, जो कि डिफरेंट होता है, डिफरेंट भी हो सकता है फेस वैल्यू। ठीक है। द वेरियस प्लेयर इन मार्केट कलेक्टिवली ब्रिंग देयर इंटेलिजेंस टू प्राइस द बॉन्ड बेस्ड ऑन देयर ऑनगोइंग मार्केट इंटरेस्ट। ठीक है। अब वो क्या क्या चीजों में इफेक्ट होती है? इंटरेस्ट रेट में, इन्फ्लेशन में, डिफॉल्ट रिस्क, ये सब के अकॉर्डिंग बॉन्ड का प्राइस इफेक्ट होते रहता है। ठीक है। Because all these three factors are usually reflect in the coupon rate, market always compare the coupon rate of bond। तो क्या देखते हैं उन लोग कि कूपन रेट बॉन्ड में क्या है और ऑन गोइंग मार्केट में इंटरेस्ट क्या चल रहा है। ठीक है। और गिव द वर्डिक्ट ऑफ प्राइस टू द बॉन्ड। ठीक है। बिकॉज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज एग्रीगेट टू द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम द बॉन्ड, डिस्काउंट एट मार्केट इंटरेस्ट रेट एंड रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। इसको अपन अभी देखेंगे थोड़ा आगे। जैसे मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट हाई हुआ तो बॉन्ड का प्राइस फॉल होगा, और इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ तो बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है रिडीम। इशूअर, बॉन्ड मैच्योर होता है तो इशूअर जो होता है वो रिडीम करता है बॉन्ड को, और इशूअर ऑफ द बॉन्ड क्या करता है? प्रिंसिपल भी पेड करता है और फाइनल कूपन पेमेंट भी देता है। और एंड देन बॉन्ड स्विच टू एग्जिट, और था बॉन्ड मैच्योर जब आपको फाइनल कूपन पेमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट पूरा मिल जाए। ठीक है। तो क्या होता है? बॉन्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो खत्म हो गया, मैच्योर हो गया। ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि प्रिंसिपल भी मिल गया और फाइनल कूपन रेट तब होता है
ऐसा नहीं कि समय आ गया आपको पैसे ही नहीं मिले तो वहां पे कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो HPR है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा HPR को बस फोकस करिएगा। आपने कितने दिनों तक वो इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया है और उस होल्डिंग पीरियड में कितना रिटर्न आपने जनरेट किया है। ठीक है, आपने एक स्पेसिफाई पीरियड तक उसको बॉट किया, बाय किया और रखा अपने पास। ठीक है, इन्वेस्टर जो होते हैं वो बॉन्ड को डायरेक्ट भी इशूअर से खरीद लेते हैं जब वो NCD आता है, ठीक है, इशू होता है, और या तो परचेज कर सकते हैं लेटर डेट यानी कि बाद में भी सेकेंडरी मार्केट से। तो द इन्वेस्टर में होल्ड द बॉन्ड टिल मैच्योरिटी, या तो मैच्योरिटी तक आप उसको रख सकते हो या एग्जिट भी कर सकते हो। ठीक है, इन बिटवीन सेलिंग द सेकेंडरी मार्केट, द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर टू द इन्वेस्टर फॉर पीरियड, जब तक आपने रखा, ठीक है, उसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। थ्रू द पीरियड फॉर विच बॉन्ड इज होल्ड, इन्वेस्टर वुड रिसीव कूपन पेमेंट, जब तक आपने उसे होल्ड करके रखा तब तक आपको कूपन पेमेंट मिलेगा, और वो कूपन री इन्वेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, मे भी री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलते रहे। ठीक है, तो इन्वेस्टर विल मेक अ गेन और लॉस एट द टाइम ऑफ सेलिंग द बॉन्ड, यानी कि आप एज अ इन्वेस्टर आपको प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो सकता है जब आप बॉन्ड को सेल करते हैं, और डिपेंड करता है कि आपका प्राइस हायर था कि लोअर था देन परचेज प्राइस। ठीक है, तो इन्वेस्टर ने, देखो एक एग्जांपल यह दिया है कि एक इन्वेस्टर है, उसने बॉन्ड परचेज किया 104 में, उसने अर्न किया 8 रुपए कूपन, और उसको वापस से री इन्वेस्ट कर दिया 7% फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल बाद उसने 110 पे उसको सेल कर दिया, 104 पे लिया, 110 पे सेल किया, तो 1 साल का HPR कितना हुआ? आठ आठ रुपए आपको कूपन मिला, और 8 रुपए को फिर से आपने 7% के इंटरेस्ट से 1 साल के लिए री इन्वेस्टमेंट किया, प्लस आपने बाय किया 104 में, उसको सेल किया 110 में, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 14% आपका रिटर्न आता है। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न हुआ कि आपका एक्सेस अमाउंट जो जनरेट हुआ ओवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन परसेंट टर्म, ठीक है, जो कि ओवर अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ओवर अ ग्रेटर देन 1 ईयर और मल्टीपल ईयर ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो इट डज नॉट कंसिडर द एस्पेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, therefore this return should neither be equated or nor compared to any annualized version of return, यानी कि एनुअल सॉरी एनुअल एनुअलाइज वर्जन ऑफ रिटर्न से उसको कंपेयर नहीं करता। ठीक है, फिक्स मार्केट में अनदर वेरिएंट ऑफ दिस HPR नोन एज रियलाइज yield, ठीक है, जो मोर अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, विच कंसीडर कंपाउंडिंग एंड रिप्रेजेंट अ परसेंटेज एनुअलाइज yield। ठीक है, कंपाउंडिंग को भी कैलकुलेट करता है और आपको बताता है कि एनुअलाइज रिटर्न कितना है आपका। ठीक है, इसमें वो ये पता नहीं चलता। तो देखो HPR से कभी क्वेश्चन आते हैं कभी कभार। ठीक है, बहुत इजी होता है ये, आपको बस थोड़ा सा फोकस रखना है कि री इन्वेस्टमेंट अगर वर्ड लिखा है तो उसको फोकस करना है कि कितना आपको कूपन मिला और उसको किस परसेंट में आपने री इन्वेस्टमेंट किया, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है। नेक्स्ट जो है करेंट एंड, बहुत बहुत बार यहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एक सिंपल मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन डेब्ट सिक्योरिटीज। ठीक है, उसमें क्या होता है, कूपन को डिवाइड कर दिया जाता है करंट मार्केट प्राइस से, और वो भी एक्सप्रेस होता है एज अ परसेंटेज टर्म, और इस मेथड में फ्यूचर कैश फ्लो को जो बॉन्ड में आ रहा है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा बिगेस्ट ड्रॉबैक है। ठीक है,
तो ये ज्यादा वाइडली मार यूज नहीं होता है मेथड। ठीक है। इसे करंट यील्ड को आप कंपेयर कर सकते हो डिविडेंड यील्ड ऑफ स्टॉक से भी। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो याद रखो बहुत इजी है। इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट दिया 8.24 और ट्रेड हो रहा है 104 रुपया में। ठीक है। सिंपल है, करंट यील्ड निकल जाता है। यस यस। सर। ये मैं आया होगा, हाँ हाँ। मैं यही बताना चाह रहा था यहाँ पे, आपने बता ही दिया वही वाला बात, कि ये चारों ऑप्शन आते हैं और ये क्वेश्चन मतलब मोस्ट प्रोबेबली 10 में से 9 बार एग्जाम में पूछा ही जाता है कि सब किसको होल्डिंग पीरियड रिटर्न और चारों ऑप्शन दिए जाते हैं और हाँ किसको ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाता है, तो उसका आंसर यही आता है, करंट हाँ यील्ड। हाँ हाँ ये हाँ आते ही हाँ। आता है सर क्वेश्चन। आता है आता है। मैं हाँ मैं मैं जब एग्जाम दिया था ना, तो उस समय इसका न्यूमेरिकल भी आया था। ऐसे ही सेम करंट यील्ड निकालो करके। अच्छा है, शेयर करना चाहिए सभी को अपने थॉट। आप लोग एग्जाम दे चुके हो, आप एक दूसरे की हेल्प करोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है क्लास में। डिस्कस करते रहो। ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम 45 मिनट और मिनिमम 30 मिनट्स डेली पढ़ा दूँ। ठीक है, क्योंकि रात का समय रहता है, और उतना ही पढ़ो जितना अपन, यानी कि डाइजेस्ट कर सके। एक तो ऑलरेडी खाना खाए रहते हैं, उसको भी डाइजेस्ट करना है, फिर पढ़ रहे हैं तो उसको भी डाइजेस्ट करना है, स्कोर भी अच्छा करना है एग्जाम में। ठीक है। तो करेंट यील्ड आपको यहां तक समझ में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है YTN। इसका तो एक्सेल सीट में आपको फॉर्मूला बस डालना है, XIRR के। आपको तुरंत इसका YTM निकल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसको थोड़ा समझो। YTM or yield to maturity, more comprehensive, widely used measure for return calculation of debt security than current yield। तो YTM सबसे ज्यादा यूज होता है। इसमें क्या कंसिडरेशन किया जाता है? फ्यूचर कैश फ्लो, जो आने वाला है, री इन्वेस्टमेंट कूपन, री इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन द कूपन एंड रिडीम वैल्यू। ठीक है। और ये क्या करता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ देश कैश फ्लो टू प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। ठीक है। द रेट विच इक्वेट द प्रेजेंट आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर फ्लो। ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया गया है, और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, XIRR फंक्शन इन एक्सेल से। ठीक है। देखो एक कैलकुलेशन दिया है कि HDFC का एक बॉन्ड था 9.7, इंटरेस्ट रेट, 2017 की मैच्योरिटी, इशूड हुआ था 9 जुलाई 2007 को। लेकिन आपने उसको कब कब लिया? 103 रुपए में आपने बाय किया, नवंबर 1 2014 को। ठीक है। तो 103 रुपए माइनस हुआ क्योंकि कैश फ्लो निगेटिव। फिर आपके पास कितने पैसे आते गए? 9.7, 9.7। ठीक है। और जब वो एक्सपायर यानी कि मैच्योर हुआ, तो आपको कितने पैसे मिले? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको लग रहा होगा 103 में लिए हैं तो सर, तो जो उसकी फेस वैल्यू होगी 100, तो 100 में 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है। तो YTM better than current yield, also widely used, has its own shortcoming। ठीक है। पहला, YTM के क्या क्या कुछ फायदे नुकसान है। पहला, ये एज्यूम करता है कि ये बॉन्ड आपने मैच्योरिटी तक रखा है। यस सर। ठीक है। सर, हाँ हाँ ये जो XIRR की कैलकुलेशन चल रही है, इसमें कभी कभी क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आ जाती है। ये एक्चुअली 19 जुलाई 2015 दिया हुआ है, इसके बाद हाँ डायरेक्ट 19 जुलाई 2017 दे देते हैं और उन्नीस हम्म जुलाई 2016 की वैल्यू नहीं देते हैं। और हम्म उस टाइम पे यदि एक्सेल की कैलकुलेशन में यहाँ पे वैल्यू नहीं रख पाते अपन जीरो, तो आई थिंक हाँ शायद क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है ये वाला। मतलब हाँ आंसर सही नहीं आता, हमारा प्रिडिक्ट सही नहीं होता है, तो वो एक तो ट्विस्ट हाँ आता है क्वेश्चन में कभी कभी। हाँ। लेकिन अगर आपका जो मैच्योरिटी दिया है 2017, 2016 का आपको मान लो रिकॉर्ड नहीं दिया है, लेकिन अगर उसमें लिखा हुआ है कि एनुअली है, तो आपको तो 9.7 मिलेगा ना उस साल का। यस। हाँ, उसको ध्यान रखना। ये हम्म। एग्जाम इजी रहता है, ये एग्जाम में कुछ नहीं है। ये ना पूछते हैं ऐसा घुमा फिरा के ना, 2 घंटे सिर दर्द पकड़ो पैरों, कि ये सीधा भी पूछ सकते थे भाई आप, ऐसा लगता है कई बार।
ठीक है, तो इसके क्या क्या ड्रॉबैक है कि आप इसमें एज्यूम क्या करते हैं कि इन्वेस्टर होल्ड कर रहा है बॉन्ड को टिल मैच्योरिटी, जो कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि सब इन्वेस्टर नहीं रह सकते। और एज्यूम क्या किया जाता है, कूपन जो रिसीव हुआ वो री इन्वेस्ट हुआ फॉर द रिमेनिंग टेन्योर ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, तो द एजम्पशन इम्प्लाई दैट इंटरेस्ट रेट वुड रिमेन सेम फॉर द एंटायर टेन्योर। और क्या एज्यूम किया गया कि पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही है। ठीक है, और पूरे अक्रॉस द टेन्योर सेम था। ठीक है, फ्लैट था। ठीक है, तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा एडवांटेज भी है इसका, क्योंकि ये सिंपल है और कंप्यूटेशन इजिली हो जाता है, इसलिए वाइडली यूज होता है। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से इसको देखिएगा न्यूमेरिकल्स को, और जो भी मैं पढ़ा